Hi, this is day number 8, 9 p.m. quiz, multiple choice questions and your doubts. Let us begin. First जो question है ये है polity का. Prohibition in the act or practice of forbidding something by law. More particularly, the term refers to the banning of the manufacture, storage, whether in barrels or in bottles, transportation, sale, possession and consumption of alcoholic beverages. कुछ स्टेट्स हैं वो ड्राई स्टेट्स भी कहलाते हैं, वहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेजेस का इस टाइप से जो सेल है वो अलाउड नहीं है, अल्कोहलिक बेवरेजेस. अब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किससे डिराइव हो सकता है? ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डिराइव होता है. जो डीपीएसपी होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये एक एक आर्टिकल 36 to 51 हमें टिप्स पे याद होना चाहिए. डीपीएसपी फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये सारे फंडामेंटल राइट्स विद आर्टिकल नंबर हमें पता होना चाहिए. डीपीएसपी जो है विद आर्टिकल हमें पता होना चाहिए. और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी सारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें टिप्स पे याद होनी चाहिए. सारे आर्टिकल्स याद नहीं करने होते हैं, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ना, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीज या फिर फंडामेंटल राइट्स का, इसके अलावा पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के भी कुछ हैं, ये आर्टिकल्स के नंबर हमें पता होना चाहिए. सो आप बताओ ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किस डीपीएसपी से डिराइव हो सकता है? दिस रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये जो डीपीएसपी है जिसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस एटसेट्रा नहीं होने चाहिए, दिस इज आर्टिकल नंबर 47. टॉक्सिक इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो सिन गुड्स भी कहलाते हैं जीएसटी में, ये चीज़ अलाउड नहीं है. सो दिस इज आर्टिकल 47. अब बिकॉज ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी एज सच जस्टिसिएबल नहीं होती है 47. सो स्टेट सब्जेक्ट भी है, स्टेट इसका सेल पे एट टाइम्स बैन लगा देता है. सो दिस इज आर्टिकल 47. Then consider the following statements. In India, the right to witness, to testify freely in courts is a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution. तो जो right to witness है, गवाही, right to witness to testify freely in courts एक fundamental right है under Article 21 of the Indian Constitution. Is it true? Malimat Committee report is associated with the recommendations of a witness protection scheme. और ये जो रिपोर्ट है इसमें ये था कि जो विटनेस है उससे रिलेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स चाहिए, ये सब बातें यहाँ पे हुई है. अब जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ लिखा है आर्टिकल 21. ये जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, बिकॉज इसका बहुत वाइडर इंटरप्रिटेशन होता है, वाइडर इंटरप्रिटेशन. सो आर्टिकल 21 में जो बहुत सारे राइट्स इम्प्लिसिट होते हैं वो हमें पता होने चाहिए. सेकेंड जो मालिमत कमेटी है ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में था, इट इज़ अबाउट विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम. सो यह राइट ऑप्शन क्या होगा? दोनों के दोनों राइट है. फर्स्ट भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है, बोथ आर एब्सोल्युटली ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस. ये भी काफी न्यूज में था कि गवर्नमेंट को अगर कोई अगर प्रूफ्स देने हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वो कोर्ट को सील्ड कवर में देती है. सील्ड कवर में अगर इंफॉर्मेशन आया है तो उसको फिर डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता और डिसीजन हो जाता है, जैसे किसी चैनल्स में बैन लगा है एटसेट्रा. सो इसको कहते हैं सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस. रमन्ना साहब ने ऑल्दो बोला था कि ये चीज़ प्रैक्टिस बहुत रेयर केस में होना चाहिए, यूजुअली ये चीज़ हमें कॉमन नहीं बनाना है, रेगुलर इवेंट नहीं होनी चाहिए. Supreme Court accepts information from government agencies in sealed envelope that can only be accessed by judges. So जैसे एक मीडिया हाउस है उस पर बैन लग गया, गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दे दिया, इंटेल आया था इसलिए हमने ये डिसीजन लिया. अब केवल जज साहब को इन्फॉर्मेशन पता है और गवर्नमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई किया है सील्ड एनवलप, बाकी जो पार्टीज हैं इनको कुछ पता ही नहीं है. सो ये सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस हो जाता है. तो एक्सेप्ट करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज इन सील्ड एनवलप दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय जजेस. अब ये जो डॉक्ट्राइन है ये आ जाती है इंडियन पीनल कोड 1860 में. सो आपको बताना है इन दोनों में से करेक्ट क्या है. ये क्वेश्चन नंबर 3 था. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज ऑब्वियसली ट्रू. ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस.
सेकंड जो स्टेटमेंट है, ये जो डॉक्ट्राइन है, ये डॉक्ट्राइन इंडियन पीनल कोड नहीं होती है। जैसे ये जो चीज आ रहा है, कोई एक्शन लिया हुआ है, तो दिस इज एविडेंस, इसको बोलते हैं एविडेंस। तो एविडेंस का आईपीसी 1860 नहीं होता, एविडेंस का होता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर सील्ड कवर होगा डॉक्ट्राइन का। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ओनली वन, दिस। ये गलत और पहला स्टेटमेंट ट्रू। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, ज्योग्राफी। ये टर्म्स हैं, व्हेन मीटियोरॉइड एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। व्हेन अ मीटियोरॉइड एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड हिट्स द ग्राउंड, एटमॉस्फेयर क्रॉस करके वो जमीन तक आ गया, तो उसको बोलते हैं मीटियोर्स। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये कुछ टर्म होते हैं, कॉमेट हुआ, मीटियोराइट हुआ, मीटियोर हुआ, एस्टेरॉइड्स हुआ, इन सब के मीनिंग हमें पता होने चाहिए। सो आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या है। मीटियोराइड जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के बाद एस्ट्रॉइड बनता है। दिस इज रॉन्ग। एस्ट्रॉइड तो हमें पता है, अर्थ है, फिर मार्स है, फिर एक एस्ट्रॉइड का बेल्ट है, फिर जुपिटर है, तो दिस इज एस्टेरॉइड, दिस इज नॉट एस्टेरॉइड, सो दिस इज रॉन्ग। When a meteorite enter the Earth's atmosphere, hit the ground, it is called meteor. हम अब देखते हैं मीटियोर शॉवर हुआ है, मीटियोर शॉवर हुआ है, तो ये तो एटमॉस्फेयर में होता है। अगर वो अर्थ के ग्राउंड तक पहुंच जाता है तो उसका नाम ये नहीं होता। सी, कॉमेट क्या होता है? कॉमेट एक आईसी बॉडी है जो ऐसे, इसका टेल टाइप नजर आता है, जैसे सन के इधर जा रहा है तो ऐसे टेल टाइप नजर आता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉमेट। जैसे एक हेलीज कॉमेट है, ये कितने साल बाद रिपीट होता है आंसर? हेलीज कॉमेट, दिस इज कॉमेट। देन एक मीटियोर होता है, ये लाइट सीन व्हेन अ मीटियोरॉइड हीट्स अप इन द एटमॉस्फेयर। एक्चुअली एस्टेरॉइड तो अभी हमने देखा, एस्टेरॉइड ऑर्बिट कर रहा है दिस मार्स और जुपिटर के बीच में बेल्ट में। मीटियोरॉइड एक रॉकी मेटालिक फ्रेगमेंट होता है, जो कुछ भी हो सकता है, एस्टेरॉइड, कॉमेट और प्लैनेट, जो स्पेस में ऐसे ही घूम रहा है। जब ये अर्थ के सरफेस में एंटर होता है तो इस तरीके से बर्न होने लग जाता है, तो इसको मीटियोर शॉवर बोलते हैं, मीटियोर। और ये जब जमीन पे आ जाता है, अर्थ पे आ गया, RIT, तो इसको बोलते हैं मीटियोराइट, मीटियोराइट, जब वो रीचेस द ग्राउंड। तो ये डिफरेंस याद रखना है, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। ओके, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अब इसका राइट आंसर होगा डी। दोनों के दोनों गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ये बताइए, जो नेपाल है, नेपाल के साथ अभी डिस्प्यूट चल रहा था। काली रिवर इन द काला पानी रीजन डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो ये जो रिवर है ये डिमार्केशन करती है इंडिया और नेपाल। सो द नेम इज काली रिवर, इज इट ट्रू? काली रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 11th एनसीईआरटी ड्रेनेज सिस्टम, वो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमने पढ़ा है ये गंगा है, गंगा के नीचे चलती है पैरेलल में यमुना, और प्रयागराज में यहाँ मिल रही है। अब ये जो नेपाल से आ रही है, तो वो नेपाल से कोई भी रिवर आ रही है, वो यमुना की ट्रिब्यूटरी तो हो ही नहीं सकती। वो ट्रिब्यूटरी होगी, पहले गंगा आ गया ना, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी होगी, यमुना की तो हो ही नहीं सकती। गंगा की नहीं हो तो हो सकता है किसी और रिवर की हो, फिर वो फाइनली गंगा में मिल रही है, विच इज द केस विद काली। काली रिवर घाघरा में मिलती है, फिर घाघरा मिलती है गंगा में। सो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सो द राइट आंसर इज 1। तो सी, क्वेश्चन पेपर में ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे डिफिकल्ट हो, मॉडरेट भी होते हैं, इजी भी होते हैं, तभी तो ये एग्जाम है, इसमें 50% कट ऑफ होता है। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज। सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स लेना है, स्कोर आगे बढ़ता जाए हमारा, +2 +2 +2 करते जाओ, आपका 100 क्रॉस बहुत इजीली हो जाएगा। लो हैंगिंग फ्रूट्स पहले कलेक्ट करने। इट इज द गेटवे ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। 6th क्वेश्चन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इज इंपॉर्टेंट, थ्रू विच इंडिया इम्पोर्ट्स 1/5 ऑफ इट्स ऑयल इम्पोर्ट। तो ये गेटवे है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के एकदम मुहाने पे होगा, ये गेटवे पे होगा, और यहाँ से इंडिया 1/5 ऑफ ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है। इट इज द ओनली कंट्री, ओनली लिखा है, इट इज द ओनली कंट्री in the Gulf region with which all 3 services of the Indian Armed Forces conduct regular bilateral exercise. India regular exercises करता है, मिलिट्री की होती है, आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की भी। तो हमारी तीनों सर्विसेज इस कंट्री के साथ एक्सरसाइजेस करती है। यहाँ डुक्म पोर्ट है, अब आपको क्लिक होना चाहिए डुक्म पोर्ट किस कंट्री में लोकेटेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस, गुड फ्रेंडशिप है, गुड रिलेशंस है हमारे। सो द राइट आंसर हियर इज, अब देखो पोर्ट पे है, यूएई हो सकता है,
सऊदी मुहाने पे तो होगा नहीं, तो ये गया। कतर भी अंदर की तरफ है, ये भी नहीं होगा। ओमान और यूएई हो सकते थे। सो द राइट आंसर हियर इज ए। द राइट आंसर इज ए, ओमान इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ओल्ड हिंदी। अब जैसे हिंदी जो अभी की भाषा है ना, ये ग्रेजुअली इंप्रूव हो, ग्रेजुअली डेवलप होके आई है। हिंदी कोई बहुत पुरानी भाषा नहीं है, तो ये ग्रेजुअली प्रेजेंट फॉर्म में कब आई है, किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ? प्राकृत से हुआ, उर्दू से हुआ, संस्कृत से हुआ, या अपभ्रंशा से? तो जो हिंदी है, ओल्ड हिंदी, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ओल्ड हिंदी है, उर्दू नहीं है। उर्दू इज अगेन वेरी न्यू लैंग्वेज। संस्कृत बहुत पुरानी है, बट डायरेक्ट संस्कृत से लिंकेजेस नहीं है। प्राकृत भी नहीं है। द राइट आंसर इज अपभ्रंशा। अपभ्रंशा से ओल्ड हिंदी का एक अर्लीस्ट फॉर्म अभी आया था। तो लैंग्वेज अभी काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है, न्यूज में है, लैंग्वेज से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन दिस इज अबाउट सूरज कुंड इंटरनेशनल मेला। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, सूरज कुंड इंटरनेशनल मेला। ये ऑर्गेनाइज होता है हरियाणा टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर। तो क्या इतनी सारी मिनिस्ट्री मिलके इसको बनाएगा? एक तरफ तो स्टेट आ गया, फिर आपका टूरिज्म भी, टेक्सटाइल भी, कल्चर भी, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री भी इसको ज्वाइन कर रही है। सी, इतना सारा डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है। जम्मू एंड कश्मीर थीम स्टेट है, उज्बेकिस्तान पार्टनर नेशन है फॉर द ईयर 2022। सो अब बताओ इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ये जो सवाल है सूरज कुंड इंटरनेशनल मेला का, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या इतनी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है? द राइट आंसर इज यस। ये सारी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, और इस साल का जो मेला हुआ वो हरियाणा टूरिज्म इधर कोलैबोरेशन में हुआ। सेकंड, अब जब हरियाणा का है तो क्या वो जम्मू कश्मीर उसकी थीम होगी? यस, ऐसा होता है। तो थीम स्टेट इस बार उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान पार्टनर नेशन है, और थीम स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। सो ये दोनों के दोनों यहाँ पे एब्सोल्युटली ट्रू है, एब्सोल्युटली ट्रू है। ओके, अब ये बताइए, हिस्ट्री में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सेड टू बी द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। क्रिमिनल लॉज बड़े स्कैटर्ड थे, उनको एक जगह पे कोडिफाई किया गया, तो ये काम लॉर्ड कॉर्नवालिस का है क्या? क्रिमिनल लॉ इन इंडिया इज गवर्न बाय आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अभी पढ़ा ना, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, आईपीसी भी है, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 भी है। तो आपको बताना है इनमें से क्या करेक्ट है। सी, जो सेकेंड स्टेटमेंट है, क्रिमिनल लॉ जो इंडिया में है ये सब करेक्ट है। 1860, यस, आईपीसी इतना पुराना है और ये अभी तक कंटिन्यू है। आईपीसी 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 भी अभी तक कंटिन्यूड है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भी अभी तक कंटिन्यूड है। तो ये तीनों के तीनों करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली ट्रू। पहला जो स्टेटमेंट है, कोडिफिकेशन किसने किया था क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इज एन इंपॉर्टेंट फिगर, बट जो कोडिफिकेशन हुआ था उसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम नहीं यहाँ पे जानते हैं, हम जानते हैं लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। मैकॉले, यस, मैकॉले मिनट्स पढ़ते हैं ना एजुकेशन। मैकॉले ने कोडिफिकेशन भी किया है क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। सो द राइट आंसर इज बी। ये गलत है, ये ट्रू है, लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। अब ये बताइए, गिग वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में है। गिग वर्कर्स जब से कोविड-19 लॉकडाउन एटसेट्रा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। सो द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 रिकॉग्नाइजेस गिग वर्कर्स एज एन ऑक्यूपेशनल कैटेगरी। तो क्या ये कोई ऑक्यूपेशनल कैटेगरी है? इसको रिकॉग्निशन मिलता है क्या गिग वर्कर्स को, या फिर इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है? आंसर, तो जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, अभी रिसेंटली आया था, तो गिग वर्कर्स जो हैं, गिग वर्कर्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आप किसी न्यूज मीडिया में कोई आर्टिकल्स लिख रहे हो, या फिर इवन आप जैसे कोई प्रोजेक्ट बेस्ड कोई वर्क ले रहे हो, आप फ्रीलांस वर्क कर रहे हो, इवन अमेजॉन, स्विगी, ये जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, ये भी, ये सब गिग वर्कर्स की कैटेगरी है। तो यस, पहले इसको रिकॉग्निशन नहीं था, अब सोशल सिक्योरिटी 2020 एक्ट के थ्रू इसको ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में अब माना जाता है। द गिग वर्कर्स आर ऑल्सो नोन एज ग्रे कॉलर वर्कर्स। तो क्या इनको ग्रे कॉलर वर्कर्स कहा जाता है? जैसे होते हैं ना, ब्लू कॉलर होता है, व्हाइट कॉलर होता है, लाइक दैट। तो आर दे ग्रे कॉलर वर्कर? सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए,
वन ओनली। इनको एज सच ग्रे कॉलर वर्कर नहीं होता। एक्चुअली जो गिग वर्कर्स है ना, ये सब जगह है, ब्लू में भी हो सकता है, ग्रे में भी हो सकता है, व्हाइट में भी हो सकता है। एज सच इनको ग्रे कॉलर नहीं कहते हैं। सी, ये एक याद रखना है हमें। ब्लू कॉलर क्या होता है? जो मैनुअल लेबर और अर्न्स एन आवरली वेजेस करता है। अक्सर जो सऊदी और इधर जा रहे हैं वहाँ ब्लू कॉलर वर्कर्स इंडियन ज्यादा है। व्हाइट कॉलर होते हैं वो सैलराइड प्रोफेशनल्स होते हैं, टिपिकल ऑफिस वर्कर, मैनेजमेंट एटसेट्रा में। तो जैसे यूएस वगैरह जाते हैं वो ये ज्यादा होते हैं। गोल्ड कॉलर वर्कर होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक नॉलेज है उनका, लॉयर्स, डॉक्टर, रिसर्च साइंटिस्ट। ग्रे कॉलर जो होता है जो क्लासिफाई नहीं है व्हाइट और ब्लू में, डिस्क्राइब जैसे इनका वर्क है फायर फाइटर, पुलिस ऑफिसर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सब चीजें ग्रे में आ जाएगा। ग्रीन कॉलर में एनवायरनमेंट, पिंक कॉलर में जो विमेन्स वर्क में काम कर रहे हैं, स्कारलेट कॉलर होता है, एंड देन इसके बाद रेड कॉलर एंड ओपन कॉलर वर्कर्स होते हैं। तो ये इस टाइप से डिफरेंट क्लासिफिकेशन इनका किया गया है वर्कर्स का। जो गिग है, रिसेंटली गिग बहुत ज्यादा न्यू कैटेगरी है, तो एज सच इसका कलर नहीं है, ये ओवरलैप हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। सो द राइट आंसर हियर इज ए। अब ये बताइए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ सकता है। सो विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इट ऑफर्स अ सम इंश्योर्ड ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी केयर। हर फैमिली को 5 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस है सेकेंडरी केयर। इट डज नॉट प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर टर्शरी केयर। It identifies the beneficiary by the latest socio-economic caste census data। देखो, इलाज ट्रीटमेंट की भी कैटेगरी होती है, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, बेसिक चीजें हो गया, सेकेंडरी होता है, टर्शरी में और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट कुछ करना है उन्हें, स्पेशलाइज्ड किसी डिसीजेस का एडवांस्ड ट्रीटमेंट है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन है नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब कवर होता है यहाँ पे। इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का एनुअल। सो द राइट आंसर हियर इज 2 गॉन। 2 गॉन मतलब दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो साइमल्टेनियसली ऐसे एलिमिनेट भी करना चाहिए। जो ग्रुप क्लासेस चल रही है वहां पे हम ये तिकड़म्स बड़े अच्छे से सीख रहे हैं कि तिकड़म से हम कैसे, अगर हमको नहीं भी आता है तो हम कैसे अप्रोच करें, एलिमिनेट करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू। सो ये जो तिकड़म्स होती है ना, ये एक्चुअली में वर्क करती है। हमको नॉलेज बेस है, बट नॉलेज इज लाइक ओके अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज गुड, बट इसके बाद इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड हाउ यू अप्रोच दैट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। तो इसका भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जस्ट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही दिमाग चलने लग जाता है फिर। ओके, consider the following statement. Nari Shakti Award was initiated in the year 1999 and is the highest civilian honor for women in India। तो नारी शक्ति अवार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1999 में बना था, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है फॉर वुमेन इन इंडिया। द अवार्ड इज ओनली गिवन टू फीमेल इंडिविजुअल। अब नारी है तो नारी मतलब फीमेल इंडिविजुअल को ही अवार्ड दिया जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या है। ओके, तो जो पहला स्टेटमेंट है, अक्सर यूपीएससी डेट के साथ प्ले करती है, बट यहाँ ये डेट करेक्ट है, 1999 इज करेक्ट। और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ओवरऑल नहीं, वैसे तो भारत रत्न है, ये विमेन के लिए, ऑनर फॉर विमेन इन इंडिया। So this is absolutely true. The award is only given to female individuals। अब देखो यहाँ फीमेल इंडिविजुअल्स हैं, बट इंस्टीट्यूशंस को भी ये अवार्ड मिल सकता है, इंस्टीट्यूशंस को भी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए, 1 ओनली। फीमेल इंडिविजुअल्स प्लस इंस्टीट्यूशंस को भी ये मिलता है, जैसे 2015 का हरियाणा सरकार को मिला था। तो द पॉइंट इज ये इंस्टीट्यूशंस को भी मिलता है। ए इज द राइट ऑप्शन। तो नारी शक्ति पुरस्कार है, एनुअल अवार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देता है। देखो, इंडिविजुअल वुमेन और टू इंस्टीट्यूशंस दैट वर्क टुवर्ड्स द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो ओनली कहना गलत होगा यहाँ पे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। म्यूटेशन क्या होता है? जैसे वायरस में म्यूटेशन देख रहे हैं। म्यूटेशन इज अ सिंगल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। तो वायरस जो होता है ना, ये लिविंग भी होता है, डेड भी होता है, तो इसका भी एक जेनेटिक होता है, वो जेनेटिक चेंज होता है, तो वो म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब सिंगल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। वेरिएंट इज द होल सीक्वेंस ऑफ द वायरस विच में कंटेन 1 और मोर म्यूटेशन। बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो गए, जैसे ओमिक्रॉन आया था तो इसमें हम क्यों वरीड हो गए, बहुत ज्यादा म्यूटेशंस हो गए हैं इसमें, वी डोंट नो ये किस डायरेक्शन, किस तरफ बढ़ेगा। सो इनमें एब्सोल्युटली इन दोनों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सो जो फर्स्ट ऑप्शन है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस, दिस इज ट्रू। जो वेरिएंट है उसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन ऐसा हो गया, होल सीक्वेंस हो गया, तो ये भी ट्रू है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी।
both 1 and 2. All right. अब ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू ओवरसीज इंडियंस है। ओवरसीज, अभी जो ओवरसीज इंडियंस है ना, इधर भी बड़ा फोकस रहता है हमारा, रेमिटांस आता है, ये हमारे एम्बेसडर्स होते हैं टू द वर्ल्ड। सो ओवरसीज जो इंडियन है, इनके लिए अक्सर हम इनिशिएटिव्स लाते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रवासी कौशल विकास योजना। अब इसमें शब्द में ही प्रवासी है, प्रवासी मतलब हिंदी होता है बाहर देश के लोग, प्रवासी जो हमारे यहाँ से बाहर देश गए, प्रवासी कौशल विकास योजना। वज्र, स्ट्राइव, नो इंडिया प्रोग्राम। अब देखो मीनिंग से लग रहा है ये तो होगा ए, और नो इंडिया प्रोग्राम भी कुछ होगा कि आप जानो देश को, कंट्री में आओ, लाइक दैट। ये दोनों में हमें ऑप्शन में डिफिकल्टी हो सकती है, वज्र और स्ट्राइव। ओके, अब जो स्ट्राइव है, स्ट्राइव हमने पढ़ा है बट वो ओवरसीज इंडियन के लिए नहीं था, और यहाँ पे भी पूछा गया है नॉट। सो द राइट ऑप्शन हियर इज स्ट्राइव। स्ट्राइव इज द राइट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। वज्र जो होता है ये ओवरसीज इंडियंस के लिए है, इसमें वो आके कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाना है, रिसर्च वर्क करना है, ऐसे काम कर सकते हैं। और जो स्ट्राइव है उसमें इनिशिएटिव ये है, वर्ल्ड बैंक के साथ है, इसमें स्किल ट्रेनिंग की जाती है, ITIs और अप्रेंटिसशिप का। तो दिस इज स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। स्ट्राइव फॉरेन दिस ओवरसीज सिटीजन्स के लिए नहीं है। प्रवासी कौशल है, वज्र है, और नो इंडिया प्रोग्राम है। ओके, अब ये बताइए, दिस इज स्वीट रिवॉल्यूशन। लॉजिक लगाइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द स्वीट रिवॉल्यूशन। बहुत सारी रिवॉल्यूशन होती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन होती है, पिंक रिवॉल्यूशन, दिस इज स्वीट रिवॉल्यूशन। सो द इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट शुगर केन प्रोडक्शन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये शुगर केन है, ये बड़ा वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, नॉर्थ ईस्ट में इसको हमें प्रोडक्शन कराना है। नॉर्थ ईस्ट में रेंज भी है, गारो खासी जयंतिया मेघालय, काफी रेन है, तो वहां पे हम शुगर केन को लेके जाएंगे। स्वीट रिवॉल्यूशन, इट इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इन दोनों में से करेक्ट क्या है? अब देखो ये कुछ भी है, ये लग तो रहा है ये एग्रीकल्चर रिलेटेड ही होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हो सकता है इनिशिएटिव, पॉसिबल, दिस इज ट्रू। स्वीट शुगर केन भी होता है, और क्या होता है, स्वीट जो होता है वो हनी भी होता है। तो जो स्वीट रिवॉल्यूशन है, दिस इज नॉट अबाउट शुगर केन, दिस इज अबाउट हनी। तो ये इनिशिएटिव नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इवन जो नॉर्थ ईस्ट में जो हम बात कर रहे हैं ना प्रोडक्शन की, वो कर रहे हैं पाम ऑयल का। पाम ऑयल का नॉर्थ ईस्ट में प्रोडक्शन, साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार में भी। सो स्वीट रिवॉल्यूशन इज, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। शुगर केन नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। सो द राइट ऑप्शन हियर इज बी, 2 ओनली। ओके, सो दीज आर द 15 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आप अपने डाउट्स भेजते रहो, मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा, आज नहीं तो कल सारे डाउट्स आपके यहाँ पे मैं कवर कर लूंगा। ऑलराइट, सो ये डाउट्स है, MCQs है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।